Once again, students, welcome to the Gateway classes, and we are back with our AKTU BTech first year इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसमें कि हम यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 2 आज कवर करेंगे। और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो है पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस। इसमें हम समझेंगे, जिसमें कि हम कवर करेंगे फ्री रेडिकल और आयोनिक पॉलीमराइजेशन को। आयोनिक पॉलीमराइजेशन जो है वो आगे क्लासिफाई किया गया है इनटू एनायनिक एंड कैटायनिक, फ्री रेडिकल, एनायनिक एंड कैटायनिक। एक और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है इसमें जिसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो ये 4 तरीके के मैकेनिज्म हम यहाँ पे आज समझेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, इसी के साथ हम देखेंगे कि कॉम्पोजिट्स और पॉलीमर ब्लेंड्स क्या होते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट नोट काफी आता है लिखने के लिए कॉम्पोजिट्स पे और ब्लेंड्स पे। मैकेनिज्म जो है वो आयोनिक या फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी पूछा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। 2 मैकेनिज्म होते हैं हमारे बेसिकली, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो आपने पिछले लेक्चर में समझा था। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन जो है ये अलग तरीके का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, वो पूरा हम इसी लेक्चर में आज कवर करेंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन होती है इसमें, और जो एक बार इनिशिएट कर दी जाती है फिर वो प्रोपोगेट होती रहती है अपने आप। यानी कि रिएक्शन को शुरू करने की जरूरत पड़ती है, इनिशिएट करने की जरूरत पड़ती है, और फिर वो अपने आप चलती चली जाती है। चेन रिएक्शन जैसा कि आपने पहले भी देखा था होती है, जब तक कि चेन जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाती। चेन जो टर्मिनेट होती है वो या तो आप टर्मिनेट कर सकते हैं किसी बाहर से किसी मॉलिक्यूल को इंसर्ट करके, रिएक्शन करा के, या फिर ये तब भी टर्मिनेट हो जाती है जब आपके सारी मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो कंज्यूम हो चुकी होती हैं, खत्म हो चुकी होती है। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में। चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब शुरुआत। चेन प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब प्रोपोगेट करते रहना यानी मूव करते रहना, जुड़ते चले जाना। चेन टर्मिनेशन यानी खत्म करना, चेन जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करना। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें कि ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस चलता है। अब ये भी 3 अलग अलग मैकेनिज्म से चल सकता है। देखिए, कैटायनिक, एनायनिक एंड फ्री रेडिकल, तीनों ही मैकेनिज्म हमारे कैसे हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन इनिशिएट होती है वो कौन करता है, एक फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल आप जानते हैं ना क्या होता है, एक ऐसा हम कह सकते हैं एलिमेंट, जैसे कार्बन अगर मैं कहूँ, कार्बन के ऊपर मैंने इस तरीके से एक डॉट लगा दी। इस डॉट का मतलब क्या है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, कितने होते हैं, कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, 4 बॉन्ड्स में हम कह सकते हैं कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स जो हैं वो बने हुए हैं, सेटिस्फाइड है, और यहाँ पे जो चौथा बॉन्ड है वो नहीं बना हुआ है, और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी इस कंडीशन में कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल होता है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे इनिशिएटर जो होता है, जो चेन रिएक्शन को इनिशिएट करता है, वो क्या है, एक फ्री रेडिकल है, और बनाता भी क्या है, वो बनाता भी फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनता है इसमें, वो भी कैसा होता है, फ्री रेडिकल। इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रिएक्शन टर्मिनेट कौन करता है, अब आप देखो, टर्मिनेट भी फ्री रेडिकल ही करता है। तो सब कुछ फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, सब कुछ फ्री रेडिकल के थ्रू मूव कर रहा है। इस मैकेनिज्म को हम इस तरीके से देखिए समराइज कर सकते हैं। इनिशिएटर फ्री रेडिकल है, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है, इनहिबिटर या टर्मिनेटर भी फ्री रेडिकल है। इनिशिएशन कौन सा स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है जहां पे कि एक्टिव सेंटर इज जनरेटेड। एक्टिव सेंटर मतलब जहां से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी।
तो इनिशिएट पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए जो सेंटर इनिशिएट किया जाता है, रिएक्टिव साइट इनिशिएट की जाती है, वो पहला स्टेप होता है। इनिशिएशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोपोगेशन, यानी कि चेन जो है वो प्रोपोगेट करती रहती है, बढ़ती चली जाती है। कब तक? जब तक कि सारे मोनोमर यूनिट जो है वो कंज्यूम नहीं हो जाए, यानी रिएक्टेंट एक तरीके से जब तक अवेलेबल है तब तक की रिएक्शन चलती रहती है। और दी टर्मिनेशन स्टार्ट्स। लास्ट स्टेप है हमारा टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन में दो ग्रोइंग पॉलीमर चेन्स को कंबाइन कर दिया जाता है। एक चेन ये है, एक चेन ये है, दोनों के पास में क्या है, फ्री रेडिकल है। तो एक्टिव साइट क्या है, वो फ्री रेडिकल है, यानी इसके पास भी और इसके पास भी, अगर ये इस एंड से ग्रो कर रहा है और ये इस एंड से ग्रो कर रहा है, तो दोनों ही जगह क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जुड़ के एक बॉन्ड बना सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों जुड़ जाएंगे, बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से दो ग्रोइंग चेन्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, तो रिएक्शन हमारी रुक जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिया है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, इसका नाम होता है स्टाइरीन। स्टाइरीन का मॉलिक्यूल है ये। देखो C6H5 यानी कि बेंजीन हो गया हमारा, C6H6 होता है ना, उसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है, किससे, CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड है ये, Z नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्टाइरीन। और इसके साथ में हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, फ्री रेडिकल की, CHR विद अ डॉट। R और क्या ले सकते हैं, R हो सकता है हमारा R डॉट जो है, जैसे कि हो सकता है CH3 डॉट, यानी कि 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बने हुए हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब देखो ये दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉन्ड जो, ये बॉन्ड खुल जाएगा। खुलेगा कैसे, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ठीक है। और ये R जो है ये कहाँ जुड़ गया, ये जुड़ गया हमारा यहाँ। तो ये क्या बन गया, RCH2, CH का इलेक्ट्रॉन अपने पास है और C6H5, ठीक है, इस तरीके से बन गया। तो देखो यहाँ पे अब ये फ्री रेडिकल है, राइट। प्रोपोगेशन देखिए कैसा होगा, ये पहले स्टेप में जनरेट हुआ है हमारा इंटरमीडिएट, ये हमने लिया, अगेन इट विल रिएक्ट विद दी मोनोमर मॉलिक्यूल। अब ये इसी तरीके से हर स्टेप में मोनोमर जुड़ता चला जाएगा, एक एक मोनोमर बार 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 जुड़ता चला जाएगा। तो ये मोनोमर जब इससे जुड़ेगा, फिर से कैसे जुड़ेगा, देखो मोनोमर में यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों कार्बन एटम जुड़ के बॉन्डिंग कर लेंगे। तो अब देखो RCH2CH C6H5, ठीक है, नया बॉन्ड बना किसके साथ में, इस कार्बन के साथ में, तो ये हो गया CH2 दिस CH विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड C6H5। इस तरीके से ये रिएक्शन आगे चलती चली जाएगी। ये बना, ये फिर से क्या करेगा, ये फिर से मोनोमर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। अब हमने n नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स ले लिए, यानी कि बहुत सारे, यानी ये जो रिएक्शन है ये इसी तरीके से चलती चली जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारा, ये हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया, राइट। फिर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, वो कहाँ जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ते चले जाएंगे इस तरीके से, जैसे ये जुड़ा था, तो यहाँ पे हमने CH2CH C6H5 n टाइम्स, राइट। और जो सबसे लास्ट वाला मॉलिक्यूल होगा, जो सबसे लास्ट वाला मॉलिक्यूल होगा, जो सबसे लास्ट वाला जुड़ेगा, वो कैसे प्रेजेंट होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, फ्री रेडिकल की फॉर्म में होगा। तो ये रिएक्शन हमारी ऐसे ही चलती चली जाएगी। कब तक चलेगी, जब तक या तो हमारे पास मोनोमर खत्म नहीं हो जाते। अब इस रिएक्शन को अगर हम रोकना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके की दो चेन्स ले ली हमने, ये तो एक चेन हमारे पास प्रेजेंट है, इसी तरीके की हमने दो चेन्स ले ली, ठीक, या तो दो चेन्स ली, दो चेन्स आपस में कहाँ पे रिएक्ट करेंगे, इसका भी फ्री रेडिकल, इसका भी फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा टर्मिनेशन हो गया, खत्म। अब यहाँ पे कोई भी रिएक्टिव सेंटर नहीं है, एक्टिव सेंटर नहीं है। या हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी चेन बन रही है, इसमें हम एक और फ्री रेडिकल ऐड कर दें। एक और फ्री रेडिकल अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ये वाला जो
अवेलेबल एक्टिव सेंटर है, ये बॉन्डिंग कर जाएगा इसके साथ में। देखिए ये भी टर्मिनेशन हो गया। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में हमने समझाया है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। ये आई होप आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके और इसके बीच में जुड़े हैं, नहीं, ये एक 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 करके ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, और जब जुड़ते चले जाएंगे तो ये इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ ये दिखाया है कि एक्टिव सेंटर जो है वो हमेशा एंड में होता है, कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो कितने होने चाहिए, 1, 2 और n, यानी कि n के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स और हैं जो हमने टोटल जोड़े हैं। अब आप यहाँ पे देखो 1, n और 1, यानी 2 और n। सिर्फ यहाँ पे इसलिए हमने इस तरीके से लिख के दिखाया है कि अदरवाइज ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि ये जो है ये यूनिट्स बीच में इंसर्ट होती है, नहीं, ये लास्ट में जुड़ती चली जाती है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारा केटायोनिक मैकेनिज्म। केटायन क्या होता है, वो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं इसको लिखती हूँ C पॉजिटिव और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम्स, तो ये क्या है, मेरा केटायन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जो डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन से। इस मैकेनिज्म में रिएक्शन जो इनिशिएट करता है, कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होगा, वो जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन शुरू भी कार्बोकैटायन कर रहा है, इंटरमीडिएट भी हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है, thus known as cationic mechanism। इस रिएक्शन को टर्मिनेट कैसे किया जाता है, न्यूक्लियोफाइल से। यहाँ डिफरेंट है, पहले क्या था, सब कुछ फ्री रेडिकल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन खत्म कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो कैटायनिक मैकेनिज्म को हम कैसे समराइज कर सकते हैं, इनिशिएटर इलेक्ट्रोफाइल है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, और इनहिबिटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी कार्बोकैटायन बोल सकते हैं। प्रोपोगेटिंग चेन जो है उनमें सेम चार्ज रहता है, जो चेन प्रोपोगेट होती है, ग्रो करती है, उसमें थ्रू आउट सेम चार्ज रहता है। ठीक है, टर्मिनेशन का किससे होगा, बाय 2 प्रोपोगेटिंग चेन्स इंटरैक्टिंग इज नॉट कंसीवेबल। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखा था कि 2 ग्रोइंग चेन्स आपस में भी जुड़ सकती हैं टर्मिनेशन लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं है। 2 ग्रोइंग चेन्स, कैटायनिक ग्रोइंग चेन्स जो हैं वो आपस में जुड़ के टर्मिनेशन नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्स करती है, कोई बॉन्डिंग के चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। बल्कि क्या होगा, आयन पेयर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आयन पेयर रीअरेंजमेंट यानी कि आयंस का रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, एंड इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ H+। यहाँ पे H+ का रिलीज होगा, या फिर एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का टू द प्रोपोगेटिंग चेन एंड फॉर्मिंग अ टर्मिनल कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे या तो 2 तरीके से पॉसिबल है, या तो H+ रिलीज हो, है ना, या फिर क्या हो कि हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए प्रोपोगेटिंग चेन में। ठीक है, और इसमें रिजल्ट क्या मिलता है हमें, जो एंड वाली साइड होगी उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, अगर यहाँ पे ये रिलीज होगा तो। Even though the terminated chain still retains a double bond that can theoretically continue to polymerize। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंड होगा, जब हमारा पॉलीमर बनेगा, तैयार होगा, तो उसके एंड में क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और हमने देखा था जहां पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो किसका काम करता है, वो बायफंक्शनल यूनिट का काम करता है, यानी मोनोमर का काम करता है। यानी कि यहाँ पे अभी भी स्कोप है आगे
पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने का। देखिए ये मैकेनिज्म है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का। इनिशिएशन में हमने वही लिया है CH2 डबल बॉन्ड CHR, जैसे वहां पे हमने लिया था, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगाई हुई थी, यहाँ पे हमने CH2 डबल बॉन्ड CHR लिया है, ठीक है। इसके साथ में रिएक्शन हमने किसकी कराई है, H प्लस A माइनस, इसकी रिएक्शन कराई। अब क्या होगा देखिए, ये CH3 बन गया हमारा, यानी ये जो हाइड्रोजन है H, ये किस पे जुड़ा, इस पे जुड़ा CH3, ठीक है। और यहाँ पे बना CHR, हमारा पहले से ही प्रेजेंट था, ठीक है। और ये जो A माइनस था ये जुड़ा यहाँ पे। कैसे हुआ ये रिएक्शन, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड था ये इस पे शिफ्ट हुआ, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये जब रिएक्ट करेगा तो H प्लस जाके जुड़ेगा इस पे, ये बन गया हमारा CH3। और कार्बन पे कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ में क्या जुड़ सकता है, ये जुड़ेगा माइनस पार्ट, यहाँ पे हमने दिखाया है डॉटेड बॉन्ड से A माइनस, तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यही प्रोपोगेटिंग वे में चलता जाएगा, बार बार आपको यही चीज जोड़ के दिखानी है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHR, CH2 डबल बॉन्ड CHR, जैसे इसमें पहले जोड़ा था बिल्कुल वैसे यहाँ पे अब हम जोड़ेंगे, तो हो जाएगा CH3, ये क्या बनेगा अब हमारा, ये क्या बनेगा देखिए CH3 CHR, CHR एज इट इज है ना। अब ये CH2 आगे जुड़ेगा यहाँ पे, CH2 CHR, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे पहले जुड़ा था बिल्कुल वैसे। इस तरीके से प्रोपोगेशन हमारा चलता चला जाएगा, है ना। देखो ये यहाँ से इसको हटा देना है आपको, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इस पे माइनस का जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का जाएगा, माइनस प्लस, ये बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लिया इन्होंने, प्लस जो बॉन्ड है, और इस तरीके से हमारा प्रोपोगेशन होता चला जाएगा। लास्ट देखिए टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन में देखो क्या होगा, टर्मिनेशन में जैसे हमने कहा था या तो H प्लस रिलीज हो, H प्लस अगर रिलीज होगा तो देखो कहाँ से होगा, ये जो CH2 है ये तो ऑलरेडी प्लस फॉर्म में है, यहाँ से तो कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से अगर ये H2 जो है ये एलिमिनेट हो H प्लस फॉर्म में, यानी अपना बॉन्ड, अपना इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो छोड़ के जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो जाएगी, देखो डबल बॉन्ड बन गया है ना, और ये यहाँ पे हमारा रिलीज हो गया। इस तरीके से ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में टर्मिनेशन पॉसिबल है। टर्मिनेशन में आपने देखा एंड में डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, अभी भी यहाँ पे आगे बॉन्डिंग का, आगे रिएक्शन का स्कोप रहता है। नेक्स्ट इज एनायनिक मैकेनिज्म। एनायनिक मैकेनिज्म में जैसे कैटायनिक में हमने देखा वहां पे जो इनिशिएटर था वो कौन था, कार्बोकैटायन था, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन लविंग। यहाँ पे मैकेनिज्म में इनिशिएटर जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, उससे उल्टा है सब कुछ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट। कार्बन आयन क्या होता है, वो कार्बन जिसपे की नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, उसको हम कहते हैं कार्बन आयन। ये मैं लिखती हूँ एस माइनस कार्बन आयन, इसको हम एनायनिक मैकेनिज्म बोलते हैं। रिएक्शन को टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल से। तो देखो वहां पे किससे टर्मिनेट हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल से, यहाँ पे टर्मिनेट कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल से, दोनों बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। एनायनिक मैकेनिज्म को हम कैसे समराइज कर सकते हैं, इनिशिएटर न्यूक्लियोफाइल है, इंटरमीडिएट कार्बन आयन है, और इनहिबिटर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। एनायनिक पॉलीमराइजेशन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, जिसमें कि चार्ज ट्रांसफर होता है एनायनिक इनिशिएटर से रिएक्टिव विनाइल मोनोमर पे। दोबारा से देखिए एनायनिक पॉलीमराइजेशन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है, कहाँ से, एनायनिक इनिशिएटर से रिएक्टिव विनाइल मोनोमर पे, ठीक है। अभी जब हम आगे मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। The chain can be terminated by a chain transfer reaction with the solvent like water
और बाय रिएक्शन विद एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन दी रिएक्शन मिक्सचर। तो इससे हम टर्मिनेट कर सकते हैं अपने एनायनिक मैकेनिज्म को। पहले ये देख लेते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन। एक्राइलोनाइट्राइल का यहाँ पे हमने किया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH CN। अब देखो ये जो CN है ये कैसा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर इस पे डेवलप होता है तो जो ये हमने इनिशिएटर लिया हुआ है C4H9Li, ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके साथ में जाके बॉन्ड नहीं करेगा। अब देखो C4H9CH2CHLiCl, नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे लिया है और लिथियम जो है इसके साथ में अटैच्ड एक तरीके से रहेगा। ठीक है, अब देखो प्रोपोगेशन में हमें क्या करना है, जो हमने ये प्रोडक्ट बनाया है इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये पूरा फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनाया है वही है, एज इट इज लिखा है हमने, और इसके साथ में इन्हीं मॉलिक्यूल्स की बार बार रिएक्शन होगी। जुड़ेंगे कैसे, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे जुड़े थे। तो आप देखो यहाँ पे ना, ये क्या होगा, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव के साथ में क्या जुड़ेगा, नेगेटिव जुड़ेगा, और नेगेटिव के साथ क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव जुड़ेगा। तो फिर से वैसे ही जोड़ना है, C4H9CH2CHCN। इतना तो कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, C4H9CH2CHCN एज इट इज है। सिर्फ हमें लिथियम उठा के कहाँ ले जाना है, यहाँ, और ये कार्बन और इस कार्बन का बॉन्डिंग करना है। ठीक है, CH2CHLiCN, इजी। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में हमें क्या करना है, टर्मिनेशन में देखिए, टर्मिनेशन में हमने यहाँ पे RH के साथ में इसकी रिएक्शन कराई। ठीक है, RH जैसे CH4 ले लिया, तो उसमें क्या होगा, ये रिएक्शन जो है ये हमारा प्रोडक्ट बना हुआ था पहले, ये बना हुआ है हमारा, है ना। अब लास्ट में क्या होता था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसी तरीके से चल रही थी रिएक्शन हमारी। जब हम इसमें RH जोड़ते हैं तो क्या होगा, आप देखिए, ये होगा R माइनस एंड H प्लस। इसमें इस तरीके से पोलर मॉलिक्यूल रहेगा, तो इस तरीके से चार्ज डेवलपमेंट पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे H प्लस कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास जुड़ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और जो R माइनस है इसके पास क्या जाएगा, लिथियम जाएगा। आप देखो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, हमने यहाँ लिथियम को रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन से, तो ये हो गया CH2CN एंड R माइनस Li। ये है हमारा एनायनिक पॉलीमराइजेशन। अब एक क्वेश्चन PYQs में आपने देखा होगा, एक्राइलोनाइट्राइल जो है ये कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा, एनायनिक या कैटायनिक। तो ये एनायनिक मैकेनिज्म को फेवर करता है, क्योंकि CN जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना। और फिर हमारा आगे रिएक्शन जो प्रोसीड करती है वो प्रोसीड करती है थ्रू एनायनिक मैकेनिज्म। लिविंग पॉलीमराइजेशन या अलाइव पॉलीमर्स क्या होते हैं, आपने देखा कि जब भी चेन जो है वो in the case the chain is not terminated by any of the above mentioned reactions, the polymerization continues till all the reagent is completely consumed। अगर चेन को हम इंटेंशनली स्टॉप नहीं करते तो जो जितनी भी रिएक्शन हैं, जितनी भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हैं, वो तब तक चलते रहते हैं जब तक कि सभी मोनोमर्स कंज्यूम नहीं हो जाते। ठीक ठीक बात है, बिल्कुल। जब सभी मोनोमर्स यूटिलाइज हो जाते हैं तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और रिएक्टेंट्स है ही नहीं। इस स्टेज पे प्रोपोगेटिंग साइट जो है वो अभी भी अलाइव है ना। सिर्फ पॉलीमराइजेशन बंद क्यों हुआ है, क्योंकि मोनोमर्स खत्म हो गए हैं। लेकिन अगर उसमें और मोनोमर्स डाले जाएं तो क्या होगा, रिएक्शन फिर कंटिन्यू हो जाएगी। तो रिएक्शन सिर्फ क्यों बंद हुई है, क्योंकि मोनोमर्स खत्म हो गए। अदरवाइज जो हमारी रिएक्टिव साइट है, प्रोपोगेटिंग साइट है, वो अभी भी अलाइव है, अभी भी जिंदा है, अभी भी काम कर सकती है। As a result, this polymerization is frequently referred to as anionic alive polymerization। इसको हम क्या कहते हैं, एनायनिक अलाइव पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। यहाँ पे
नॉन टर्मिनेटेड चेन्स जो है इनको लिविंग पॉलीमर्स कहा जाता है। सिंपल। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन जो है ये हेट्रोजीनस पॉलीमराइजेशन भी इसको कहा जाता है। पॉलीमराइजेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन जो है ये कैरी आउट की जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, जो कि ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैरी आउट किया जाता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट जो है ये कैसा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कैटलिस्ट है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, रादर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, है ना। ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट देखिए क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड का ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप्स 4 to 8 and an organometallic compound of a metal from groups 1 to 3। तो एक ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड ग्रुप 4 से 8 वाले जो होते हैं उनका ट्रांजिशन मेटल, एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ अ मेटल फ्रॉम ग्रुप 1 to 3, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक कैटलिस्ट एक को कैटलिस्ट। जो ट्रांजिशन मेटल है ये वाला हिस्सा जो है ये कैटलिस्ट का काम करता है, और जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये को कैटलिस्ट का काम करता है। को कैटलिस्ट, इसमें जनरली हम एल्काइल या एल्काइल हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड बोरोन लेते हैं। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और मेटल डायरेक्ट बॉन्डिंग में होते हैं। कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है मेटल के साथ में, उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है एल्काइल या एल्काइल हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के साथ में जैसे मैंने लिख दिया CH3Al, है ना, तो ये क्या हो गया, एल्काइल का बॉन्डिंग है एल्यूमिनियम के साथ में। एल्काइल हैलाइड की बॉन्डिंग हो सकती है एल्यूमिनियम के साथ में, जैसे CH3AlBr, देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, क्यों है ये ऑर्गेनोमेटेलिक, क्योंकि कार्बन की एल्यूमिनियम के साथ में डायरेक्ट बॉन्डिंग है, कार्बन की एल्यूमिनियम के साथ में डायरेक्ट बॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जब भी ट्रांजिशन मेटल और ये वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपस में जुड़े होते हैं उसको हम ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट कहते हैं। Most commonly used Ziegler-Natta catalyst is combination of triethyl aluminium and titanium tetrachloride। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मीन्स 4, क्लोराइड मीन्स Cl, टाइटेनियम। और ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम का क्या होगा, C2H5, तो इथाइल हो गया, ट्राई मतलब 3 बार, एंड एल्यूमिनियम, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम। तो इसको और इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट तैयार होता है। सबसे कॉमनली यूज्ड ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट यही है। अब आपको समझ में आया, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप्स 4 to 8, कौन सा हो गया ट्रांजिशन मेटल, ये हो गया। ठीक है, एंड दूसरा कौन, सॉरी ये हो गया हमारा ये TiCl4, सॉरी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हो गया हमारा TiCl4, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा हो गया हमारा 1 2 3 एलिमेंट्स के साथ में, ये हो गया C2H5 होल थ्राइस Al। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा, ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट होगा। देखिए स्ट्रक्चर जो होगा ज़िग्लर-नैटा कैटलिस्ट का, ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम के जुड़ने से बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से दिखाएंगे, Ti यहाँ पे बनाया, एल्यूमिनियम हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ में 3 C2H5 अटैच्ड है, एक हमने जोड़ दिया C2H5, another C2H5 and one more C2H5, 3 जुड़े हैं इसके साथ में। इसी तरीके से टाइटेनियम जो है इसके साथ क्या है, इसके साथ 4 Cl एटम्स जुड़े हैं। एक तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पे इस तरीके से Cl, ठीक है, एक मैंने जोड़ दिया यहाँ पे
एक यहाँ पे और एक मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों आपस में इस तरीके से बॉन्ड्स बना, ये जो बॉन्डिंग है, अब आप देख सकते हो ये जो क्लोरीन है ये किसके साथ में अटैच है, ये इसके साथ में भी बॉन्डिंग कर रहा है और इसके साथ में भी बॉन्डिंग कर रहा है। इसी तरीके से ये जो C2H5 है ये इसके साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है, ये इसके साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है। क्या बोलते हैं इस तरीके की बॉन्डिंग को? इस तरीके की बॉन्डिंग को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा इसका। अब हम ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बार बार तो लिख के नहीं दिखाएंगे, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखा देते हैं? Pi, इसको हमने जोड़ दिया यहाँ पे C2H5 से, और यहाँ पे हमने लगा दिए Cl, Cl एंड Cl। देखो आप 3 भी ले सकते हो यहाँ पे क्लोरीन, आप 4 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने, क्योंकि टाइटेनियम क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो वैरी करती है, +3 +4 इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे हमने ये इस तरीके से इसका एब्रीविएटेड स्ट्रक्चर हम इसका लेके चलते हैं शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए, रिएक्शंस के लिए। मैकेनिज्म देखते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का, जिसको जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन भी बोला जा सकता है या हेट्रोजेनस पॉलीमराइजेशन भी बोला जा सकता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये भी 3 स्टेप्स में जाएगी, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन शुरुआत वाला रिएक्शन, इस स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट रिएक्ट करता है एक मोनोमर मॉलिक्यूल के साथ में। ये जो मोनोमर है ये कहाँ पे इंसर्ट होता है? ये टाइटेनियम और कार्बन के बीच में इंसर्ट होता है। ये मैकेनिज्म बाकी जो अभी हमने 3 मैकेनिज्म देखे हैं उनसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वहां पे हमेशा जो मॉलिक्यूल जुड़ता था वो एंड में जुड़ता था, लेकिन यहाँ पे जब मोनोमर जुड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो टाइटेनियम और कार्बन के बीच में, देखो यहाँ पे, यहाँ पे जुड़ेगा, नया मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ेगा, इंसर्ट होगा बीच में। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोपोगेशन, यहाँ पे चेन प्रोपोगेट करती रहती है और मोनोमर्स जुड़ते चले जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से टाइटेनियम और कार्बन के बीच में इंसर्ट होंगे। लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन, इसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। कैसे खत्म करेंगे? किसी भी हेलोजन एसिड से उसकी रिएक्शन करा के। हेलोजन एसिड मतलब HBr, HCl, कोई भी हेलोजन एसिड हम ले सकते हैं। तो आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन बना के हम दिखा देते हैं यहाँ पे जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट को यूज करके। पॉलीप्रोपाइलीन जो है वो हम क्या लेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये मेरा क्या है? ये प्रोपाइलीन है या प्रोपीन है ना, जिसको प्रोपाइलीन या प्रोपीन हम कुछ भी कह सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है? इसकी रिएक्शन हमें करानी है जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट से। जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, टाइटेनियम Cl Cl Cl, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, या आप 4 का क्लोरीन एटम भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिया है? C2H5। ये क्या है? जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ये पहला स्टेप है हमारा। पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन। इनिशिएशन रिएक्शन है ये हमारी। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ बीच में इंसर्ट होगा। ठीक है, अब हम इंसर्ट इसको कैसे करेंगे? देखो इसका जो ये डबल बॉन्ड है इसको हम खोल देंगे, तो ये कार्बन आइटम और ये कार्बन आइटम दोनों नए बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा Pi L L Cl। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जो बॉन्ड आएगा इसके साथ में क्या जुड़ेगा? ये कार्बन है। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे H2 CH CH3 एंड C2H5 यहाँ पे कार्बन। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये क्या हुआ है? ये यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। दिस एंटायर मॉलिक्यूल विल बी इंसर्टेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशिएशन। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में हम क्या दिखाएंगे? जो ये हमारा बना है पहले स्टेप में उसको लिखेंगे Cl Pi Cl Cl CH2 CH
CH3 C2H5, यही बना दो यहाँ पे। इन दोनों को इसकी रिएक्शन हम फिर से किससे कराएंगे, फिर से हम कराएंगे अपने मोनोमर मॉलिक्यूल से। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3, फिर से प्रोपीन लिया, फिर से ये कहाँ जाएगा, फिर से ये जो पूरा है ये जाएगा हमारा यहाँ, टाइटेनियम और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ पे इंसर्ट होगा, है ना। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो एक्स में ले लेते हैं हम, तो ये बनेगा हमारा PiCl हमने एक और मॉलिक्यूल जोड़ा था तो ये बन गया CH2 CH CH3 CH2 CH H3 एंड C2H5, है ना, दो मॉलिक्यूल्स इंसर्ट हो गए। देखिए ये था ही पहले हमारे पास, ये इंसर्ट हुआ है बीच में, क्या बनेगा, ये बन गया, राइट। इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इंसर्शन। तो ये ले लेते हैं, ये वाला ये हो गया हमारा TiCl Cl एंड Cl, तो ट्वाइस लिख ले CH2 CH CH3 होल ट्वाइस एंड C2H5, ये है ना हमारा। अब हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जोड़ के दिखाते हैं इसमें कि क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, देखो क्या बनेगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें जोड़ने हैं तो ये बन जाएगा Cl Pi L L CH2 सिंगल बॉन्ड H CH3 n+1, n+1 मैं क्यों लिख रही हूँ, ये दो हैं, ये है n है, इसमें मैंने एक और जोड़ दिया और जो एक बचा वो एज इट इज लिख के दिखाऊंगी। यहाँ पे CH2 CH CH3 और इसके आगे क्या जुड़ा है, यहाँ लिख देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं इसको थोड़ा सा छोटा करके, ये बन गया हमारा ICl CH3, ये हमने क्या बताया, n+1, एक मॉलिक्यूल को हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, हो गया हमारा C2H5, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। n+2 होता, मैंने n+1 लिखा है, ये भी जब जुड़ेगा तो दोनों इसमें जुड़ जाएंगे, n+2 होना चाहिए, मैंने n+1 लिखा है क्योंकि मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे अलग से लिख के दिखा है, C2H5 एज इट इज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोपगेशन। नेक्स्ट आएगा हमारा लास्ट स्टेप, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में हम क्या करते हैं, ये जो हमारी ग्रोइंग चेन है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसी भी हेलोजन एसिड से, ठीक है, किसी भी हेलोजन एसिड से। बल्कि एक काम करते हैं, इसको तो यहाँ n+1 ना लेके एज इट इज को n, है ना, सही है। बस मैंने पहले यहाँ पे n+1 लिखा था, इसको अलग से लिखा था, अब मैंने क्या किया है, इसको n+1 लिखा है, इसको, क्योंकि मेरी जो चेन टर्मिनेट होनी है वो यहाँ से होनी है, तो इसलिए हमने इसको एक अलग से मॉलिक्यूल को लिख के दिखाया है, ठीक है। टर्मिनेशन हम किससे करते हैं, टर्मिनेशन बाय यूजिंग हेलोजन एसिड, तो लिख लेते हैं अपना मॉलिक्यूल, टाइटेनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये है CH2 CH इधर CH3 और यहाँ पे CH2 CH CH3 ना n+1 एंड अगेन ये हो गया हमारा C2H5, ठीक है। वही मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं
HX से, हेलोजन एसिड से, ठीक है। हेलोजन एसिड्स है तो यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव है। अगर मैं ये रिएक्शन यहाँ से बॉन्ड ये तोड़ती हूँ तो क्या होगा, दिस इज नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ CH2 के पास में। तो ये मेरी चेन क्या बन जाएगी, अब CH2 में एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा CH3, आगे क्या है CH से सब्स्टिट्यूशन है CH3, फिर CH2 CH CH3 है ये N+1 एंड यहाँ पे है C2H5, क्या बन गया हमारा आइसो पॉली प्रोपाइलीन या पॉली आइसो प्रोपाइलीन, और साथ में ये जो था CI Cl 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 इसके साथ में क्या जुड़ गया X, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्मिनेशन। अब हम इसको आइसो पॉलीप्रोपाइलीन बोल रहे हैं। आइसो पॉलीप्रोपाइलीन मतलब टैक्टिसिटी आ गई इसमें रोल में। ये जो CH3 लगा हुआ है साइड चेन में, चेन कौन सी हमारी, ये चेन है मेन, CH3 लगा हुआ है साइड में, तो यानी ये सारे CH3 एक तरफ हैं, जो मेन चेन है हमारी उसके CH3 सब एक तरफ हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं पॉली आइसो पॉलीप्रोपाइलीन। सिग्निफिकेंस देखिए जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट का क्या होता है, ये लीनियर पॉलीमर्स बनाने के काम में आता है। जब भी हमें ऐसे पॉलीमर्स बनाने हैं जिनमें ब्रांचिंग ना हो, जो लीनियर हो, है ना, जैसे अगर हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना चाहते हैं तो हम जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट को ले सकते हैं। जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट क्या काम करता है, ये ब्रांचिंग नहीं होने देता, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने क्या लिया, इथीन का मॉलिक्यूल लिया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, हमने जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट डाला, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन है, और यहाँ पे आपका बन जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन डिवॉइड ऑफ एनी ब्रांचिंग, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स बनाना चाहते हैं तो भी हम जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे अभी हमने क्या बनाया था, पॉली आइसोप्रोपाइलीन बनाया था। यहाँ पे आप देखिए प्रोपाइलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट हमने डाला, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे CH3 एक तरफ आ जाए, ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये CH3 सब एक तरफ है। ये कैसा है, आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स बनाने के काम में आता है। हम सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर्स भी इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं, वहां पे सिर्फ टाइटेनियम की जगह हम कोई और मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट आप किससे बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज यू कैन सिंथेसाइज आइसोटैक्टिक एज वेल एज सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर्स फ्रॉम जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइटेनियम अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारा आइसोटैक्टिक बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोड्यूस स्टीरियो रेगुलर एंड स्टीरियो सेलेक्टिव पॉलीमर्स। स्टीरियो रेगुलर मतलब जिनकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है या जो उनका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, रेगुलर है, ठीक है। जिनकी जैसे हम कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि उनका ओवरऑल स्पेस में स्ट्रक्चर कैसा है, उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर आप उसको उसमें रेगुलरिटी दिखती है तो हम कहते हैं ये स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स है, ठीक है। एंड स्टीरियो सेलेक्टिव पॉलीमर्स मतलब क्या होता है, जब हम किसी पॉलीमर को मतलब आपका जो बन सकता है वो कुछ भी बन सकता है। जैसे मैं कहूँ पॉलीप्रोपाइलीन मुझे बनाना है, तो पॉलीप्रोपाइलीन आपका आइसोटैक्टिक भी बन सकता है, सिंडायोटैक्टिक भी बन सकता है, एटैक्टिक भी बन सकता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बना रहे हैं उसको ये सिस पॉलीप्रोपाइलीन या आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन, यानी कि मैं स्पेसिफिक हूं, मुझे वही चाहिए, तो उसको हम कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव पॉलीमर्स, ठीक है। तो जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन से हम स्टीरियो रेगुलर एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव पॉलीमर्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आइसोटैक्टिक ऑन वन साइड, सिंडायोटैक्टिक ऑन ऑल्टरनेट साइड, जिसको आप चाहें, जो आप सेलेक्ट करते हैं वो आप बना सकते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव बना सकते हैं। और स्टीरियो रेगुलर तो ये दोनों ही हो जाएंगे।
So this was an example of heterogeneous polymerization. नेक्स्ट टॉपिक इस लेक्चर में हमारा है पॉलीमर कॉम्पोजिट्स. कॉम्पोजिट्स देखिए क्या होता है. कॉम्पोजिट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो दो या दो से ज्यादा फेजेस के जुड़ने से बनता है और उन फेजेस के बीच में एक प्रॉपर इंटरफेस है जो उन दोनों को सेपरेट करता है. ये जो दो फेसेस हैं ये कौन कौन से हैं? मैट्रिक्स और डिस्पर्स्ड. इन दोनों फेसेस को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स फेस एंड डिस्पर्स्ड फेस. इनकी जो बल्क प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्पोजिट की जो टोटल प्रॉपर्टीज होंगी वो इन दोनों से काफी कुछ अलग होंगी. ठीक है. तो कॉम्पोजिट क्या है? कॉम्पोजिट मटेरियल वो होता है जो दो या दो से ज्यादा फेजेस के मिलाने पे बनता है. इसमें से एक फेज को मैट्रिक्स कहा जाता है, दूसरे फेज को डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है और इन दोनों फेजेस के बीच में प्रॉपर सेपरेशन होता है, इंटरफेस होता है. ठीक है. कॉम्पोजिट की बल्क प्रॉपर्टीज अलग होंगी इन दोनों से, इससे जिनसे भी ये बना है कॉन्स्टिट्यूएंट से. देखो मैट्रिक्स और डिस्पर्स्ड फेज या रीइंफोर्समेंट जिसको हम बोल सकते हैं, क्या अंतर है इन दोनों में? मैट्रिक्स जो है वो प्राइमरी फेज है, मतलब बल्क में जो चीज होगी वो कहलाएगा मैट्रिक्स. ये सेकेंडरी फेज है. नॉट फोर्स, दिस इज फेज. ठीक है. ये कंटिन्यूटी में होगा, कंटिन्यूअस होगा. ये डिसकंटिन्यूअस होगा. ये डिस्पर्स्ड फेज को या रीइंफोर्समेंट को होल्ड करता है. इट होल्ड्स द डिस्पर्स्ड फेज एंड शेयर्स लोड विद इट. अपना लोड जो है वो उसके साथ शेयर करता है. ये क्या है? डिस्पर्स्ड फेज या रीइंफोर्समेंट जिसको हम कह रहे हैं, ये मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है, मतलब धंसा हुआ होता है उसमें. मैट्रिक्स जो है ये डिस्पर्स्ड फेज से कमजोर होता है और रीइंफोर्समेंट जो है ये मैट्रिक्स फेज से ज्यादा स्ट्रांग होता है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स है, ये बड़ा है, रेगुलर है. ये रीइंफोर्समेंट है, फाइबर्स हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे छोटे 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 फाइबर्स दिए हुए हैं, तो ये रीइंफोर्समेंट है. अगर इसको हम इसमें डाल दें, ये कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा. दिस इज नोन एज कॉम्पोजिट. तो यहाँ पे ये दो फेजेस हैं, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे दोनों को मतलब सेपरेट इंटरफेस करता है. क्लासिफिकेशन देखिए कॉम्पोजिट मटेरियल का कैसे कर सकते हैं. दो तरीके से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन मैट्रिक्स फेज एंड बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट. यानी दोनों फेजेस के बेसिस पे अलग अलग हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला है मैट्रिक्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन. कॉम्पोजिट मटेरियल को मैट्रिसेस के बेसिस पे यानी मैट्रिक्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसमें बल्क मटेरियल क्या है. पॉलीमर को यूज किया गया है बल्क मटेरियल के तौर पे, या मेटल को यूज किया गया है, या सिरामिक को यूज किया गया है. तो तीन तरीके के हम कह सकते हैं मैट्रिक्स मटेरियल हो सकते हैं. तो देखो पॉलीमर अगर यूज करें क्या कहेंगे? पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट. अगर मेटल यूज कर रहे हैं, मेटल मैट्रिक्स कॉम्पोजिट. या सिरामिक यूज कर रहे हैं तो सिरामिक मैट्रिक्स कॉम्पोजिट. ठीक है ना. पीएमसी, एमएमसी एंड सीएमसी. अब पॉलीमर आपने पीछे देखा था, थर्मोसेट भी हो सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक भी हो सकते हैं, या रबर भी हो सकते हैं. तो आगे क्लासिफिकेशन जो है वो उसके बेसिस पे है, एप्लीकेशन ऑफ हीट के बेसिस पे या फोर्स के बेसिस. अब जो तीनों हमने देखे थे, पॉलीमर, मेटल और सिरामिक, इनमें क्या अंतर होता है? तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये पॉलीमर का बना है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है मेटल का बना है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो सिरामिक का बना है. तभी जानते हैं पॉलीमर सस्ता होता है, डेंसिटी कम होती है और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी कम है. मेटल जो होता है, मेटल कैसा होता है? महंगा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है और ये थर्मल शॉक्स को ये रेजिस्ट करता है. सिरामिक जो है ये कैसा है? महंगा होता है, डेंसिटी हाई होती है और ये थर्मली काफी स्टेबल होता है. तो ये इनमें हमने डिफरेंसेस यहाँ पे दिखा रखे हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है ये बेस्ड है ऑन दी ऑन दी दिस on the basis of, not on the basis of matrix, this is on the basis of reinforcement. This is on the basis of reinforcement. तो composites तीन तरीके के हो सकते हैं, पार्टिकल रीइंफोर्स्ड, फाइबर रीइंफोर्स्ड या स्ट्रक्चरल रीइंफोर्स्ड. बहुत आसान है, देखिए है ना, नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल यूज किया गया है वो पार्टिकल्स हैं. यहाँ पे फाइबर्स को मैट्रिक्स में डाला गया है. यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो
एम्बेडेड किया गया है मैट्रिक्स में। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब पार्टिकल आपके कैसे हो सकते हैं, मोटे बड़े पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या पतले पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जिनको हमने डिस्पर्स कर दिया है। फाइबर्स जो है कंटिन्यूअस भी हो सकती हैं या डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। अब डिसकंटिन्यूअस में अलाइंड भी हो सकते हैं या रैंडम अरेंजमेंट भी हो सकता है। अलाइन मतलब एक पूरा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ये रैंडमली अरेंज। स्ट्रक्चरल कैसे हो सकते हैं, लैमिनेट्स या सैंडविच। लैमिनेट क्या होता है, लैमिनेशन में ये अगर एक लेयर है तो इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ लेयर्स लगा दी गई, वो लैमिनेशन है। और सैंडविच क्या होता है, जब दो के बीच में एक लेयर लगाई जाए उसको हम कहेंगे सैंडविच। तो ये काफी टर्म्स से ही चीजें समझनी आसान है इसमें। सबसे पहले देखो, पार्टिकल्स को जब हम रीइंफोर्समेंट की तरीके से यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट कंपोजिट। पार्टिकुलेट कंपोजिट। पार्टिकुलेट कंपोजिट में क्या होता है, मैट्रिक इज रीइंफोर्स्ड विद अ डिस्पर्स्ड फेज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो रीइंफोर्सिंग मटेरियल जो यूज किया गया वो क्या है, वो पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे भी हो सकते हैं या बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है? अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये पार्टिकल रीइंफोर्समेंट है, ये पूरा क्यूब जैसा जो बनाया हुआ है ये मैट्रिक्स मटेरियल हो गया हमारा, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स डाल रखे हैं ये रीइंफोर्समेंट। ये लार्ज पार्टिकल्स है, ये स्मॉल पार्टिकल्स है, नैनो साइज पार्टिकल्स। तो दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, फाइबर्स एज रीइंफोर्समेंट। जब फाइबर्स को यूज किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फाइब्रस कंपोजिट। फाइबर्स जब हम यूज करते हैं तो फाइबर जो है वो फिलामेंट्री फेज बनाती हैं, उसमें फाइबर्स आर फिलामेंट्स, फिलामेंट्री फेज बनाती हैं और ये कंटिन्यूअस मैट्रिक्स फेज में एम्बेडेड रहती हैं, डाल दी जाती हैं उसके अंदर में। देखो आप इस तरीके से, ये पूरा बॉक्स जो बना हुआ है ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर आप देख रहे हैं रेड फाइबर्स हैं ना, ये मैट्रिक्स है, ये ग्रीन फाइबर्स है, ये मैट्रिक्स है, ये येलो फाइबर्स है। और अलग अलग तरीके से आप इसमें अलाइनमेंट देख सकते हैं। दी एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो मतलब लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो होता है फिलामेंट्स का, वो वैरी कर सकता है 10 से इंफिनिटी तक। फाइबर्स कंटिन्यूअस भी हो सकती हैं, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकती हैं या रैंडम भी हो सकती हैं। तो आप देखो ये कंटिन्यूअस और अलाइंड फाइबर्स हैं, ये डिसकंटिन्यूअस लेकिन अलाइंड फाइबर्स हैं, ये डिसकंटिन्यूअस एंड रैंडमली अरेंज्ड फाइबर्स। तीन अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको दिखा रखा है। दिस इज कंटिन्यूअस, दीज बोथ आर डिसकंटिन्यूअस। लेकिन डिसकंटिन्यूअस भी दो तरीके की है, अलाइंड एंड रैंडम। डायग्राम से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। लास्ट वन स्ट्रक्चरल कंपोजिट। स्ट्रक्चरल कंपोजिट में हम कहते हैं कि ये इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि बने होते हैं प्लास्टिक, वुड, ग्लास या कार्बन फाइबर से। और अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स हो सकते हैं, जैसे लैमिनार या सैंडविच पैनल्स। लैमिनार देखो क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल शीट्स या पैनल्स का बना होता है। ठीक है, in it the layers are stacked and cemented together such that the orientation of the high strength direction varies with each successive layer। तो ये जो अलग अलग लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं। स्टैक्ड मतलब एक दूसरे के ऊपर लगाई जाती हैं, इनको आपस में सीमेंटेड मतलब चिपकाया जाता है इस तरीके से जिससे कि ओरिएंटेशन ऑफ द हाई स्ट्रेंथ डायरेक्शन वेरीज विद ईच सक्सेसिव लेयर। तब जो हाई स्ट्रेंथ डायरेक्शन है, जिस भी डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो हर एक लेयर के साथ में वैरी करती है। एग्जाम्पल इज प्लाईवुड। ठीक है, दूसरा है सैंडविच पैनल्स। सैंडविच पैनल्स में क्या होगा, इसमें 2 स्ट्रॉन्ग आउटर शीट्स होंगी जिनको हम फेस शीट्स कहते हैं, और ये बनी हो सकती है एल्यूमिनियम एलॉयज की, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स की, या टाइटेनियम एलॉयज की, या इवन स्टील की। ठीक है, ये जो फेस शीट्स हैं ये ज्यादातर लोड और स्ट्रेस को हैंडल करेंगी, कैरी करेंगी। कोर जो है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा हो सकता है ना, सेंट्रल पार्ट जो है इसका वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा हो सकता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है फेस शीट्स के मुकाबले में, और ये परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस को अवॉइड करता है एंड प्रोवाइड शेयर रिजिडिटी। तो परपेंडिकुलर अगर इस पे स्ट्रेस डाला जाए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो उसको ये रेजिस्ट करता है, लेकिन ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है इस स्ट्रक्चर को। सैंडविच पैनल्स को हम अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि रूफ बनाने में, फ्लोर्स में, वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स, एयरक्राफ्ट,
विंग्स में, फ्यूजलेज में या फिर टेल प्लेन स्किन्स में। देखिए ये इनका स्ट्रक्चर्स है। लैमिनार में देखो एक लेयर ये है जिसमें कि इस तरीके से है, फिर दूसरी लेयर है इसमें इस तरीके से। तो आप देखो हर एक में डायरेक्शन जो है वो वैरी कर रही है, हर एक लेयर के साथ में डायरेक्शन वैरी कर रही है। आप ये देखो इस तरीके से है, ये अलग अलग लेयर्स हैं जो कि लगाई गई हैं आपस में। और यहाँ देखिए सैंडविच पैनल में ऊपर और नीचे ये आप देख सकते हो फेस शीट है, बीच में क्या है, ये कोर है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है ये, और यहाँ पे एडेसिव मतलब इससे इनको चिपकाया जाता है आपस में। तो ये सैंडविच स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे सैंडविच बनाते हैं दो ब्रेड्स के बीच में स्टफिंग लगा के, ये सैंडविच स्ट्रक्चर हो गया। और ये लैमिना मतलब लैमिनेट जैसे करते हैं कि एक लेयर उसके ऊपर लेयर उसके नीचे लेयर, इस तरीके से। एडवांटेजेस देखिए कॉम्पोजिट्स की क्या होते हैं। हल्का वजन होता है, लाइट वेट, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इनका काफी अच्छा होता है, कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। इनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, काफी ड्यूरेबल होते हैं, केमिकल्स को रेजिस्ट करते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इनका बहुत आउटस्टैंडिंग है। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इनको, बहुत अच्छे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, एरोप्लेन्स में हम यूज कर सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स में यूज कर सकते हैं, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हैं, रेलवे इंडस्ट्रीज में इनको यूज किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स, कार कवर्स, इंजन कवर्स, कार फ्लोर्स एंड सीट्स। लाइट हाउसेज में, हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन में, स्टोरेज टैंक, डोर एंड विंडो कंपोनेंट्स, मतलब कंस्ट्रक्शंस में आप कहीं भी इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर में भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीमर ब्लेंड्स। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्स करना। पॉलीमर ब्लेंड यानी कि जब हम दो या दो से ज्यादा पॉलीमर्स को आपस में मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, उसको आ जाता है पॉलीमर ब्लेंड। तो देखो क्या होते हैं ये पॉलीमर ब्लेंड्स आर फिजिकल मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर पॉलीमर्स विद और विदाउट केमिकल बॉन्डिंग इन बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ब्लेंडिंग का, इससे हम इस तरीके का एक पॉलीमर ब्लेंड तैयार कर सकते हैं जिसमें हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हों, जो कि सस्ता हो, है ना। तो यहाँ पे हम कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू ईदर यूनिक प्रॉपर्टीज और लोअर कॉस्ट देन सम अदर मींस माइट प्रोवाइड, है ना। तो हम इस तरीके का कोई नया पॉलीमर तैयार कर सकते हैं जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हम चाहते हैं कि पॉलीमर के अंदर हो वो होंगी, लेकिन सस्ता होगा, ठीक है। तो वो एक तरीका है पॉलीमर ब्लेंड का। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलीमर ब्लेंड शुड बी फ्रेंडली विद ईच अदर। तो जिन भी चीजों को, जिन भी पॉलीमर्स को हम आपस में ब्लेंड कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली, मतलब दे शुड बी कंपैटिबल। ब्लेंडिंग इज डन टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। भाई ऐसा हो सकता है एक पॉलीमर आपके पास है, दूसरा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, लेकिन मुझे चाहिए एक ऐसा पॉलीमर जिसमें इन दोनों की अच्छी प्रॉपर्टीज हो, तो मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, मेरे पास एक पॉलीमर तैयार हो जाएगा जो कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करके रखेगा। एग्जाम्पल देखिए, वूल और टेरिलीन को अगर हम मिक्स कर दें तो एक नए तरीके का पॉलीमर ब्लेंड तैयार होता है जिसमें वूल की भी प्रॉपर्टीज होंगी, जिसमें टेरिलीन की भी प्रॉपर्टीज होंगी। और क्योंकि वूल और टेरिलीन, टेरिलीन में फंक्शनल ग्रुप CO है, इसमें CONH है, दोनों आपस में ब्लेंड कर जाते हैं, दोनों फ्रेंडली हैं, दोनों कंपैटिबल हैं, इसलिए इनका मिक्सचर करना पॉसिबल है। अब देखिए कितनी तरीके के पॉलीमर ब्लेंड्स हो सकते हैं। सबसे पहले है मिसिबल पॉलीमर ब्लेंड्स। मिसिबल मतलब जो पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल मिल जाए। तो कैसा होगा ये, होमोजीनियस होगा, सिंगल फेज होगा। नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग कैसी होगी, इसमें नेगेटिव होगी। सिंगल फेज स्ट्रक्चर होगा, भाई होमोजीनियस है तो सिंगल फेज ही होगा, ठीक है। अब सिंगल फेज है, एक ही फेज है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर कैसा होगा, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ही होगा, इट हैज ओनली वन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। एग्जांपल देखिए, PS/PPO, इन दोनों को मिक्स करने से, पॉलीस्टाइरीन पॉलीप्रोपाइलीन ऑक्साइड, इन दोनों को मिक्स करके, तो इसको ऐसे ही याद कर लेना है, PS/PPO, थोड़ा सा रटना पड़ेगा इसको। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे हमने यूज किया टर्म ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। वो पॉइंट होता है जहाँ पे कि मटेरियल जो है हार्ड ब्रिटल स्टेट से सॉफ्ट रबरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है।
जितने भी एमॉर्फस पॉलीमर्स हैं उनका सिर्फ एक ही ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। Additives to promote miscibility by reducing interfacial tension are called compatibilizers. इसमें हम compatibilizers ऐड कर सकते हैं। क्या होते हैं वो इनकी मिसिबिलिटी मतलब आपस में मिक्सिंग जो टेंडेंसी है उसको और बढ़ा देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। कैसे करते हैं? इनके बीच में जो आपस में इंटरफेशियल टेंशन होगी, है ना, जो स्ट्रेस होगा उसको रिड्यूस कर देंगे। दूसरी तरीके के पॉलीमर ब्लेंड्स देखिए, इममिसिबल पॉलीमर ब्लेंड्स। इममिसिबल आप जानते हैं जो मिक्स नहीं होते। तो ब्लेंड जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा फेजेस दिखाता है उसको हम कहते हैं इममिसिबल पॉलीमर ब्लेंड। कैसा होगा? हेट्रोजेनस होगा। हेट्रोजेनस है तो इसमें फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होगा? 2 ना, 2 ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होंगे क्योंकि फेजेस जो हैं वो 2 या 2 से ज्यादा है। पुअर एडेशन रहता है ब्लेंडेड फेजेस के बीच में, जो हम फेजेस मिक्स कर रहे हैं उनमें आपस में पुअर एडेशन होगा, मतलब वो आपस में मिक्स नहीं होते। सभी कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक ही ब्लेंड में प्रेजेंट होंगी। अब क्योंकि हेट्रोजेनस है, अलग अलग फेजेस हैं जो हमने मिला दिए हैं लेकिन वो पूरी तरीके से मिले नहीं है, इममिसिबल हैं, तो सभी की प्रॉपर्टीज एक उस मिक्सचर में प्रेजेंट होंगी। एग्जाम्पल देखिए, PA एंड PPO पॉलीअमाइड और पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड का मिक्सचर। इसी तरीके से पॉलीअमाइड और पॉलीप्रोपाइलीन का मिक्सचर जो है वो इममिसिबल पॉलीमर ब्लेंड होता है। नेक्स्ट इज होमोलोगस पॉलीमर ब्लेंड। इसमें जो हम पॉलीमर्स मिला रहे हैं उनका स्ट्रक्चर जो है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो करीब करीब एक जैसा होता है, सिर्फ मॉलिक्यूलर जो वेट है उसका अंतर होगा। ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट का अंतर होगा, अदरवाइज जो है ये सेम पॉलीमर्स होते हैं। मिक्सिंग ऑफ सेम पॉलीमर्स विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उनकी पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स जो है वो अलग है सिर्फ, बाकी वो सब एक जैसे हैं। एग्जाम्पल, पॉलीप्रोपाइलीन एंड PA6 यानी पॉलीअमाइड 6 या नाइलॉन 6 का जो मिक्सचर होता है दैट इज होमोलोगस पॉलीमर ब्लेंड। नेक्स्ट इज आइसोमॉर्फिक पॉलीमर ब्लेंड। तो ये वो ब्लेंड है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। दोनों ही क्रिस्टलाइन हो सकते हैं या दोनों ही मॉल्टन स्टेट में भी हो सकते हैं जिनको मिक्स किया जा रहा है। नेक्स्ट इज कंपैटिबल पॉलीमर ब्लेंड। कंपैटिबल मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल एक जैसे नहीं है लेकिन बिल्कुल अलग भी नहीं है, दोनों साथ साथ आसानी से रह सकते हैं। तो ब्लेंड्स जो कि किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ कंपोजिशन एंड टेम्परेचर में तो मिक्स हो जाते हैं लेकिन सब में मिक्स नहीं होते, उनको हम कहते हैं कंपैटिबल पॉलीमर ब्लेंड्स। जैसे कि पॉलीकार्बोनेट और एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन का जो मिक्सचर होगा। देखो, अगर आपको ये नाम याद नहीं रहते हैं ना तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं PCABS, यानी इन दोनों का मिक्सचर, पॉलीकार्बोनेट एंड एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन का मिक्सचर जो होता है वो कंपैटिबल पॉलीमर ब्लेंड है। इस तरीके से हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं जैसे ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल मिक्सिंग कर सकते हैं, सबसे सस्ता तरीका है। मेल्ट मिक्सिंग कर सकते हैं, पहले मेल्ट किया अलग अलग पॉलीमर्स को, फिर उनको मिला दिया, पाउडर बनाया, फिर मिलाया, तो कहते हैं फाइन पाउडर मिक्सिंग हो गई। या किसी एक मोनोमर को हम सॉल्वेंट की तरह से यूज कर लें दूसरे को घोलने के लिए, है ना, देन पॉलीमराइजेशन या फिर सॉल्यूशन मिक्सिंग। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसकी ब्लेंडिंग की? ये ऐसा मटेरियल बना सकता है जिसमें हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होंगी लेकिन रेट जो है वो बहुत कम होगा। सॉल्वेंट और केमिकल रेजिस्टेंस को ये बढ़ा देता है, फ्लेम रेजिस्टेंस को इंप्रूव कर देता है। इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल प्लास्टिक वेस्ट को इस तरीके से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ये मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। ब्लेंडिंग जो है इट रिड्यूसेस दी मटेरियल कॉस्ट और ऐसे मटेरियल्स बनाने के में हेल्प करता है जो कि जिनकी एस्थेटिक वैल्यू बहुत अच्छी है, यानी कि जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे पॉलीमर्स बनाने के में ये काम में आता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? पॉलीमर ब्लेंड्स पढ़े, पॉलीमर कॉम्पोजिट्स पढ़े, हमने पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म पढ़ी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैकेनिज्म जो है वो कैटायनिक, एनायनिक
तो कम पूछा गया है। फ्री रेडिकल भी कम पूछा गया है। फ्री रेडिकल से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कई बार आए हैं, पूछे गए हैं। और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन जो है वो आ जाता है पूछने के लिए। तो कई बार ऐसा भी आया कि जिग्लर-नाटा पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या है वो बताइए शॉर्ट क्वेश्चन में। कई बार ये भी पूछा गया कि हेट्रोजेनस पॉलीमराइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए, मैकेनिज्म एक्सप्लेन कीजिए। कई बार ये भी कहा गया है कि आप आइसो टैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन को मैन्युफैक्चर करके दिखाइए जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट से। तो अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। एडवांटेजेस क्या है जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनायनिक, कैटायनिक और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है या नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, ठीक है। आसान है सब कुछ, थोड़ा सा इसमें लर्निंग पार्ट है, जैसे पॉलीमर ब्लेंड्स जो हैं उसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। So this is all for your the second lecture. Next again we'll be meeting in our next lecture with different topics of Unit 5. Till then, thank you.